नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, कहीं ना कहीं अब पूरा मुद्दा ईवीएम पे पूरा ठिकड़ा टूट रहा है। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे साथ कैलाश भाई गढ़वी हैं। आइए उनसे जानते हैं ये पूरा मामला क्या है ईवीएम का। कैलाश जी, पहले तो आपका पंचायत में स्वागत है। नमस्कार। कैलाश जी, जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पे हरियाणा में जीत के भी हार गई है और अब कहीं ना कहीं ईवीएम का राग आलाप रही है, और आपने भी 2022 में चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, तो सबसे पहला मामला आया था कि आपने कहा था कि ईवीएम मशीन में जो वोटिंग हो रहे हैं, वोटिंग के दरमियान जो ईवीएम जो चार्जिंग होती है वो डाउन होना चाहिए, पर वो अप हुआ है। तो इस मामले पे आपने उस टाइम वो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने उस पर स्टैंड नहीं लिया था, और यही अब मुद्दा हरियाणा में भी देखने को मिला है। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी की बात करें कि जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जिस कंट्री ने, अमेरिका जैसे कंट्री ने इन्वॉल्व किया था, लागू किया था, वही कंट्री उस मशीन का उपयोग नहीं करती है और बैलेट पेपर शो करती है। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करने वाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने वाली, और इन सबके साथ में इस देश को एक अच्छा लोकतंत्र देने की, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाला देश माना जाता है, वो देश अमेरिका भी आज ईवीएम का उपयोग नहीं करता। अब अपने भारत पे आते हैं। अपने जानते हैं कि भारत देश जो है, भारत देश में ईवीएम मशीन का जब से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उस समय से यह डिस्प्यूट में रहा है। जब कांग्रेस पार्टी ने इंप्लीमेंटेशन किया, तब बीजेपी के एक महामंत्री ने इस पर पूरी बुक लिखी थी, और आडवाणी जी ने सबने, वेंकैया नायडू ने उसका विरोध किया कि ईवीएम मशीन नहीं लागू होनी चाहिए। पर जैसे ही ईवीएम का वो भूत, वो मशीन, वो टूल्स, जो जादू का चिराग है, वो बीजेपी के हाथ में आ गया, तो उसने उसका विरोध करना बंद कर दिया और उसका उपयोग करना चालू कर दिया। अब बोले उपयोग कैसे? तो अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी बेस है, जिसके कारण बहुत तरह के उपयोग, बहुत तरीके से इस पर छेड़ा किया जा सकता है। मगर कुछ जो मैं एज ए कैंडिडेट 2022 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन में देखा था, और इसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा था, और साथ साथ मैंने बहुत सारे टीवी चैनल, मीडिया पे मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि ईवीएम मशीन जो है उसमें किस तरह के खेल हुए हैं, उसकी इंक्वायरी, उसका इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ऐसा था कि जब इलेक्शन हो रहे थे, एक कोई भी हम जानते हैं कि जब एक मशीन का बताया गया कलेक्टर कचहरी में से, इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से, तो ये कहा गया था कि ये मशीन जो है, इस मशीन में 40 घंटे का बैटरी बैकअप है। अब 40 घंटे का बैटरी बैकअप वाली मशीन जब 10 घंटे इलेक्शन प्रोसीडिंग में बटन दबाने के काम में उपयोग में आ रही है, तो उसके बाद जब वो मशीन 10 घंटे काम करने, उसको सील कर दिया जाता है, उसको बंद किया जाता है, उसको स्टोर रूम में रखा जाता है, और फिर जब खोला जाता है उसको काउंटिंग के लिए, तो उसका बैटरी का उपयोग तो होना चाहिए। और कितना परसेंट होता है बैटरी का, उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी पता चलती है। आप घर से मोबाइल लेके निकलते हो, लैपटॉप लेके निकलते हो, अगर थोड़ा सा भी उपयोग करो ना, तो 20-25 मिनट बैटरी तो ऐसे ही उतर जाती है। तो इसमें कैसे ये बैटरी का उतरना बहुत नॉमिनल था। ये एक डिस्प्यूट का विषय, शंका की सुई जो है वो ईवीएम के मैनेजमेंट पे जाती है। उस समय भी मैंने एक डिमांड की थी कि अगर इन सबसे सॉल्यूशन लाना हो, तो एकमात्र इसका सॉल्यूशन है कि जो ईवीएम है और मशीन, आपने किसी सिस्टम को चेंज नहीं करना है, चालू रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी वो चीज है वहां पे। सिर्फ जो वीवीपैट में अंदर दिखता है कि भाई किसको वोट दिया, वो वीवीपैट का अंदर गिरने के लिए बाहर निकले, जो भी वोटर है, वोटर उसका देखे भाई हाँ इसमें किस पार्टी को मैंने वोट दिया, और उसको निकालकर जो नीचे जो बॉक्स जो अभी मशीन से लगा हुआ है, उसी में फिर से डाल दे। मतलब वोटर जो कंफर्म कर ले कि उसने वोट डाला, उसी को डाला जिसको देना था, और खुद चेक कर ले और फिर डाले मशीन में, तो ये काम हो सकता है आराम से। बट इलेक्शन कमीशन कहीं इस मुद्दे पे ईमानदार नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को कोई भी किया हुआ कंप्लेन, कोई जवाब आता नहीं है और कोई एक्टिविटी नहीं। इस तरह लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चालू सरकार जो है उसका पोपट है। आप बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े करोगे तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर बाहर, कमिश्नर बाहर आएंगे, 2-4 अच्छी शायरी सुना देंगे और फिर अपने मांद में चले जाएंगे। कैलाश जी, जिस तरह से आप कर रहे हैं, बीच में भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो ये वीवीपैट के अंदर जो पर्ची आती है, तो 2 सेकंड जैसा वो दिखता है, उसे लाइट ब्लू होने के बाद में फिर वो बंद हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फिर जम्मू कश्मीर में फिर किस तरह से ये चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने कि जम्मू कश्मीर में ये करते कौन है? ये मशीन को मैनेज करने वाला भी आदमी है, और वो आदमी कौन है? तो जहां पर बीजेपी की रनिंग सरकार होती है,
वहां तो अपने आदमी लगा करके, अधिकारियों को मैनेज करके या अधिकारियों को ब्लैकमेल करके, क्यों मैं ऐसा मानता हूं कि अमित शाह जी ने एक बार कहा था, मुझे आज भी याद है, कि महाभारत और रामायण जब लिखा गया तब कोई भी लिखने की, जब महाभारत रामायण हुआ तब कोई लिखने वाला आदमी नहीं था, तो भी आज महाभारत रामायण अपने को पता है। तो जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो जवाबदार व्यक्ति है, उसका कुछ ढूंढ लो गलत सही, फिर उसको ब्लैकमेल करो, तो आप चाहोगे ऐसा काम करेगा। तो ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल पकड़ मैनेज करके किया जाता है। कश्मीर में अपने जानते हैं कि जो पोजीशन है वहां बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं था ऐसा कुछ मैनेज कर सके, इसलिए बीजेपी इस काम में फेल गई है। और उन सबसे हटके बता रहा हूं, बीजेपी नक्की करती कि यहां करना और नहीं करना, वो लोगों में कंफ्यूजन पैदा करते रहना चाहती है कि आप जैसे मित्र क्वेश्चन करें कि वहां जीत गए तो ईवीएम नहीं और यहां है तो ईवीएम है। तो कैलाश जी, आपकी भी सीट वहाँ एक आम आदमी पार्टी की आई है जम्मू कश्मीर में, और आप अब तीसरे नंबर की पार्टी आप भी बन गए, लेकिन अब रह गया है महाराष्ट्र। तो जिस तरह से ये ईवीएम का मुद्दा है, तो फिर महाराष्ट्र में फिर किस तरह से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को? मेरी व्यक्तिगत कैपेसिटी में अगर आप मुझसे पूछो, जो भारत में लोकतंत्र जिंदा रखना है, जो भारत में एक डेमोक्रेसी को उस लेवल जो डेमोक्रेसी गांधी ने, नेहरू ने और महात्मा अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस देश की लोकतंत्र के बारे में जो विचार रखे थे, उस लोकतंत्र को मेंटेन करना हो तो अगले इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन में, या तो वीवीपैट ईवीएम का उपयोग नहीं होना चाहिए, या जितने भी पक्ष हैं बीजेपी को चालू रख के बाकी पक्ष इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये अपील करूंगा उनसे। अगर ये चुनाव, आपका कहना है कि यानी विपक्ष जितना भी है तो चुनाव का बाइकआउट करेंगे, तो फिर किस तरह से फिर चुनाव होगा? ये तो फिर एक तरफा। हाँ, इलेक्शन कमीशन की ये जवाबदारी है कि किसी भी इलेक्शन में वो निर्णय ले कि इलेक्शन को कैसे करना। अब वो इलेक्शन उसको जाना है, ईवीएम में जाना है, बैलेट पे जाना है, वो बोले कि बहुत कम समय है और हम इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन डिले नहीं कर सकते, अब हम वीवीपैट मैनेज, बैलेट मैनेज नहीं कर सकते। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन सोचती है तो भारत के बहुत सारे राज्यों में विधानसभा का समय खत्म होने के 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल बाद इलेक्शन हुए, तो 6 महीने इलेक्शन डिले करे और बैलेट पेपर की तैयारी करे। बट मैं तो हाथ जोड़ के सभी पक्षों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, अगर आपको सरकार निष्पक्ष बनानी है, जनता की सरकार बनानी है, तो वैसे पैसे बहुत जरूरी है कि आप इस इलेक्शन मोड में ईवीएम का उपयोग को विरोध करें, और जब तक ईवीएम से इलेक्शन हो, इलेक्शन में भागीदारी न बने। तो जिस तरह से कैलाश जी ईवीएम का मुद्दा बना हुआ है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जितने भी विपक्ष पार्टी है उसका बाइकआउट करे, या तो फिर आपने जिस तरह से बताया है कि जो भी वोटर्स हैं वो पर्ची उनके हाथ में रहे, तो इलेक्शन कमी, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल कितनी बार दाखिल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान नहीं ले पा रहा है, तो फिर अब विपक्ष किस तरह से इस पे वो करेगा? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस पे लोकसभा इलेक्शन के पहले बड़े पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, लगभग डेली बेसिस पे चल रहा था। इवन चीफ जस्टिस ने बहुत उस पर इंटरेस्ट लिया, प्रोसीडिंग पूरी कराई। पर इलेक्शन कमीशन का जो रिजर्वेशन वहां पे था, उसकी जो स्टेटमेंट ये थे कि भाई हम इतना सारा काउंटिंग कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तब उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया कि एक काम करो, अगर कैंडिडेट किसी भी केस में कहता है कि मुझे रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें गड़बड़ हुई है, मुझे 100% वीवीपैट का काउंटिंग चाहिए, तो वैसे केस में वो रिकाउंटिंग खर्चा भर के वो क्लेम कर सकता है कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। अब लोकसभा इलेक्शन कितने दिन हो गए, मैंने जैसा एक माहिती कंफर्म मुझे मालूम है कि मुझे जैसे माहिती 30 से 35 लोकसभा के कैंडिडेटों ने, लगभग 40 कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग की मांग की हुई है इलेक्शन कमीशन के से, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। उसके बाद भी कितने सीटों पर रिकाउंटिंग किया वो आज के देश में प्रश्न है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार का पोपट है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पोपट है सरकार का, तो अभी तो सरकार उन्हीं की है, तो अब आगे विपक्ष इस पे क्या करने वाला है? किस तरह से चुनाव निष्पक्ष हो सके? जनता फिर किस तरह से विश्वास करे? जनता का कहीं ना कहीं वोटर्स का खिलवाड़ हो रहा है। वोटरों से खिलवाड़, उसके लिए वोटर जवाबदार हैं। वोटर जब वोट दे रहे हैं वो बाइकआउट कर दे इलेक्शन का, सीधी सी बात है। मैं स्पष्ट हूं, जब तक भारत में बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकेगा। न पार्टियों को न्याय मिलेगा, न लोगों को न्याय मिलेगा। सिर्फ एक पार्टी की सत्ता बनती रहेगी और आपको उसको सहन करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ कैलाश धन गढ़वी जी। उनका कहना है कि अगर कभी निष्पक्ष अगर चुनाव करवाना है तो वीवीपैट में जिस तरह से वोटर्स अपने जो वोटिंग करते हैं उनको हाथ में पर्ची देखने को मिले, उसके बाद में उसे अलग बॉक्स में रखा जाए, या तो फिर जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं चुनाव का बाइकआउट करें। बाकी खबरें के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।